हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 9 चैप्टर पर हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बैंकिंग कस्टमर्स पार्ट 2। आइए इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इस चैप्टर के एंड होने तक आप सीख पाएंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP के बारे में समझेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज और उनके अकाउंट्स को समझेंगे, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को कंपेयर करेंगे, जानेंगे ट्रस्ट क्या होता है और अलग अलग टाइप्स के कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड लिस्ट बनाएंगे। आइए देखते हैं कि बैंकिंग कस्टमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमने इस कोर्स के पार्ट 1 में ऑलरेडी इंडिविजुअल अकाउंट्स के बारे में जान लिया है और हमने ये भी सीखा है कि HUF प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। इस चैप्टर में हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में सीखेंगे जिसे LLP, कंपनीज, ट्रस्ट और क्लब एंड सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है। आइए पहले समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP एक पार्टनरशिप है जिसमें कुछ या ऑल पार्टनर्स डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन की लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के द्वारा गवर्नड है। LLP में लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन की सीमा तक लिमिटेड है। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। सर्टेन केसेस को छोड़कर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं है। LLP अपने पार्टनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके नाम पर सू और बी सूड करने के उसके अपने एसेट्स हैं। इसका परपेचुअल सक्सेशन है। डेथ ऑफ ए पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। पार्टनर्स को डायरेक्टली बिजनेस मैनेज करने का राइट है। फर्म्स और कंपनीज खुद को LLP में कन्वर्टेड करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक LLP अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। LLP के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, पैन ऑफ LLP, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ, LLP के ऑल पार्टनर्स के पैन और एड्रेस प्रूफ्स, LLP एग्रीमेंट और बोर्ड रेजोल्यूशन। आइए अब कंपनीज के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। व्हाट इज ए कंपनी? कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में एक बिजनेस एंटरप्राइजेज को एंगेज करने और ऑपरेट करने के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉर्म की जाती है। एक कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के सेवरल डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। एक कंपनी अपने मेंबर्स से सेपरेट लीगल एंटिटी है जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज को होल्ड, परचेज और सेल कर सकती है और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकती है। किसी कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी उनके द्वारा हेल्प शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक लिमिटेड है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। इसके लिए कंपनी या अदर शेयर होल्डर्स के कॉन्सेंट की जरूरत नहीं होती। एक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन की तरह बर्थ नहीं लेती है, लेकिन ये लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है। टाइप्स ऑफ कंपनीज: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये एक टाइप की कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर के लिए लिमिटेड लायबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन ऑफर करती है।
लेकिन ये इसके ऑनरशिप पर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज का स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है और इसे किसी के भी द्वारा खरीदा और बेचा जा सकता है। पब्लिक कंपनीज को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है और उनकी कंप्लीट एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पब्लिश करने के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक और शेयर्स की ट्रू वर्थ डिटरमाइन कर सकें। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां होल कैपिटल और 51% और मोर की ऑनरशिप सरकार के पास होती है। डेपुटेशन पर एक्सक्लूड करने वाले एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं। वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स में सिर्फ एक पर्सन होता है। इसके अलावा कंपनी के मेंबर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इसके शेयर होल्डर्स के सब्सक्राइबर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ओपीसी इफेक्टिवली एक कंपनी है जिसके मेंबर्स के रूप में सिर्फ एक शेयर होल्डर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को केवल 2 डायरेक्टर्स की ही जरूरत होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर पिछले कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन के लिए रह चुका हो। डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों सेम भी हो सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल जरूरी है। गवर्नमेंट कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा पेड कैपिटल होल्ड करती है। गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक एंटरप्राइजेज या स्टेट एंटरप्राइज भी कहते हैं। इट वर्क्स एज अदर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर एज फॉलोज। It is registered under the Companies Act. It has a separate legal entity. It can sue and be sued and can acquire property in its name. The annual reports of the government companies are required to be presented in Parliament. The capital is wholly or partially provided by the government. In the case of a partially owned company, the capital is provided both by the government and private investors. But in such a case, the central or state government must own at least 51% shares of the company. It is managed by the board of directors. All the directors or the majority of directors are appointed by the government depending upon the extent of the private participation. Its accounting and audit practices are more like those of private enterprises and its auditors are chartered accountants appointed by the government. Its employees are not civil servants. It regulates its personal policies according to its articles of associations. इन कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी। वन पर्सन कंपनी इज डिफाइंड इन सब सेक्शन 62 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 which reads as follows. One person company means a company which has only one member. It shall also be important to note that section 3 classifies OPC as a private company for all the legal purposes with only one member. All the provisions related to the private company are applicable to an OPC unless otherwise expressly excluded. The only exception provided by the Act to an OPC is that according to the rules only naturally born Indian who is also a resident of India is eligible to incorporate an OPC, meaning thereby the advantages of an OPC can only be obtained by those Indians who are naturally born and also a resident of India. At the same time, it shall also be worth mentioning that
a person cannot form more than 5 OPCs. An OPC is incorporated as a private limited company where there is only one member and prohibitions in regard to invitation to the public for subscription of the securities of the company. The silent features of an OPC include the following. An OPC can be formed under any of the two categories: company limited by guarantee or company limited by shares. An OPC limited by shares shall comply with these requirements. They shall have minimum paid up capital for Indian rupees 1 lakh. Restricts the right to transfer its share and prohibits any invitation to public to subscribe for the securities of the company. An OPC is required to give a legal identity by specifying a name under which the activities of the business could be carried on. The words one person company should be mentioned below the name of the company, wherever the name is affixed, used or engraved. The member of an OPC has to nominate a nominee with the nominee's written consent and file it with the Registrar of Companies or ROC. This nominee, in the event of death or in event of any other incapacity, shall become a member of an OPC. The member of an OPC at any time can change the name of the nominee, providing a notice to the ROC in such manner as prescribed. On account of death of a member, the nominee is automatically entitled for all shares and liabilities of OPC. आइए देखते हैं कि लिमिटेड कंपनीज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कंपनी की लेटेस्ट बैलेंस शीट की एक कॉपी, प्रेजेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी कॉमन सील, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, certificate of commencement of business, not required for private company, memorandum of association and article of association. Comparison of various structures. आइए अब तक आपने जो सीखा है उसके स्ट्रक्चर के की डिफरेंसेस पर एक नजर डालते हैं। पॉज इफ यू नीड टू। व्हाट इज ट्रस्ट? आइए ट्रस्ट क्या होता है जानते हैं। ट्रस्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एज an obligation annexed to the ownership of property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. In simple words, it is a transfer of property by one person, settler, to another, trustee, who manages that property for the benefit of someone else, beneficiary. The settler must legally transfer ownership of the assets to the trustee of the trust. Let us now discuss who are the parties that are required to form a trust. Number 1. Settler. The individual entity who creates a trust, also known as trustor or grantor. Number 2. Trustee. The owner who is under an obligation to use his ownership for the benefit of other. Number 3. Beneficiary. The owner who enjoys the benefit of the trust property. Now let's look at the things that are essential in the making of a trust. Number 1. A written trust deed signed by the settler, 2 trustees minimum and 2 witnesses. Number 2. Property of the trust, money or other property. Number 3. Purpose or object of trust. Number 4. Stamp paper depending on value of property under trust. Number 5. Registration of deed in sub-registrar office, payment of apt registration charges. Number 6. Name of trust. Number 7. Address of trust.
Number 8. Apply for a permanent account number for the trust and open a bank account for it. The trust may or may not be registered. Registration is required only if an immovable property is transferred to the trust. इंडिया में दो तरह की ट्रस्ट होती हैं, प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट्स. Private trusts are governed by the Indian Trust Act 1882. Public trusts are divided into charitable and religious trusts. The Charitable and Religious Trust Act 1920, the Religious Endowment Act 1863, the Charitable Endowment Act 1890, the Bombay Public Trust Act 1950 are some of the statutes for the enforcement of public trust in India. Recently, trust can also be used as a vehicles of investments such as mutual funds and venture capital funds. These trusts are governed by Securities and Exchange Board of India called SEBI. Classification of trusts in terms of motive of formation is as follows. Simple trust. Trustee is just a passive depository of trust property. There are no active duties expected from trustee and no directions are given to him. Special trust. Trustee is active and acts as an agent to execute the grantor's wishes. This trust is operative. Private trust. Settler creates a trust primarily for benefit of one or more particular individuals as its beneficiary. Public trust. Beneficiaries are the general public or a class as a whole. It has some charitable end as its beneficiary. Express trust. Here, the settler creates a trust over his assets either in present or upon his death. It can be either by way of a will or trust deed. Implied trust. It is created when some legal requirements for an express trust are not met, but intention on behalf of the parties is to create a trust that is presumed to exist. Others depending on the type of objects. You all must be thinking, what is the purpose of trusts? A trust can be created for any lawful purpose. It can be effectively used as a tax planning tool, also for protection and management of assets or resources. It can also be formed for charitable, corporate structuring, privacy, spendthrift protection, and succession planning. Now the question that arises is, who can form a trust? Any competent individual, that is person over 18 years of age and mentally sound, can create a trust for any legal purposes. But in case of a minor for whom a guardian is appointed by the court or of whose property the superintendence has been assumed by the court of wards, the age of majority is 21 years. A trust can be created by or on behalf of a minor with the permission of a principal civil court of original jurisdiction. Apart from a human being, a company, firm, society or association of persons is also capable of creating a trust. Documents required to form a trust. आइए देखते हैं कि ट्रस्ट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. ऑल ट्रस्टीज के KYC ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ट्रस्ट डीड की सर्टिफाइड कॉपी, इन केस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट की एक कॉपी, एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द ट्रस्ट ऑन अप्रोप्रिएट एडिसिव स्टैम्प पेपर टू इंडिमिनिटी द बैंक अगेंस्ट प्रोसीड्स, एक्शनेबल क्लेम्स एटसेट्रा, ट्रस्ट के पैन एंड टैन, पैन ऑफ ट्रस्टीज और resolution for opening of accounts. What are clubs and societies? आइए क्लब्स और सोसाइटीज क्या होती है जानते हैं.
क्लब्स और सोसाइटीज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। क्लब सोसाइटी एक्ट 1860 और कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड है। इन्हें अपने नाम में इनकॉर्पोरेशन के बाद ही लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय लॉज द्वारा गवर्न्ड होते हैं। चेक्स जो सोसाइटी, क्लब और एसोसिएशन के फेवर में होते हैं, उन्हें ऑफिस बियरर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में कलेक्ट नहीं किया जाता। आइए देखते हैं कि क्लब्स और सोसाइटीज बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑल ऑथराइज्ड पर्सन्स के KYC ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर वेरीफाइंग इट विद ओरिजिनल, certify copy of rules and regulations by laws, PAN and TAN of club and society, PAN of all authorized persons, resolution for opening of accounts। आइए जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। LLP is a legal entity separate from its partner। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर्स गैस करने के लिए। The correct option is A. True. LLP is a legal entity separate from its partner. Which of the following are the characteristics of a company? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is D. All of the above। मतलब separate legal entity, limited liability transferability of shares। In which of the following transferability of ownership is not allowed? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is C. In proprietorship firm, transferability of ownership is not allowed। In which of the following companies the transfer of shares is restricted? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. In private limited companies, the transfer of share is restricted। Which of the following entities are accountable to public? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
The correct answer is A. Government company are accountable to public. Which of the following does not form a separate legal entity? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is D. All of the above. मतलब LLP, OPC और partnership account. Thank you so much for your time. Now we will meet again in next session.